हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। ये सीडीपी का हमारा जो दूसरा क्लास है और ये सबसे जो सीटेट में जो पूछे गए सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपना क्लास। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो आइए हम अपना पहला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा है उसमें है क्या कि वाइल एट टाइम्स डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कितने प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, प्रकार के बारे में पूछा है। तो प्रकार कितने होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इसको याद कर, PCSE। पी से फिजिकल डेवलपमेंट, सी से कॉग्निटिव। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास, एस फॉर सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, और ई फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। ई फॉर क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामवेगिक विकास। तो ये हमारे 4 तरह के डेवलपमेंट के प्रकार होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4। यानी विकास के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। जो सारे शरीर में जो डेवलपमेंट होता है, जैसे आपका हाइट बढ़ गया, आपका क्या हुआ, मतलब आप यदि मोटे हो गए, पतले हो गए, ये किस में आता है? ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक में। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें क्या होता है? और जो आपका दिमाग का आपका जो दिमाग है, बुद्धि है, उसकी क्षमता में वृद्धि हो रहा है, उसमें दिमाग मतलब बढ़ रहा है, तो वो किस में आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास में। जब आप मतलब समाज में रहने लगेंगे तो, और समाज के जो कार्य है उसमें जब भाग लेंगे, तो वो हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा, यानी सामाजिक विकास होगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग के जो गांव में क्या होता है, कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी पूजा होता है, तो उसमें पूरे गांव के लोग सम्मिलित होते हैं। जो बिहार में अष्टयाम बोला जाता है, और दूसरे जगह पर और जगह पर उसको रामायण बोला जाता है। तो जब ये होता है तो पूरे गांव के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब इंसान जब ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगेगा, तो उसमें कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा? तो उसमें सामाजिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ई फॉर इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामवेगिक विकास। यानी अगर आप किसी को कोई दुखी है, उसको दुखी देखकर आप दुख होते हैं, तो आपके अंदर क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। और जब किसी को खुशी में आप खुशी देखते हैं कि वो, अगर जब बगल वाला सामने वाला खुश है, तो आप भी खुश होते हैं। तो ये क्या है? ये इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है आपके अंदर। लेकिन आजकल ऐसा कम ही होता है। पड़ोसी को कोई देख लेता है कि वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा यदि आगे बढ़ रहा है, तो लोग सुखी नहीं दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि अनेक परिस्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिक्षेप करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक क्षमता हमने क्या बताया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, बौद्धिक क्षमता देकर इतना ही से हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्या हमारे मतलब दिमाग के बारे में पूछ रहा है। और दिमाग अभी हमारा क्या क्या काम करता है? तो दिमाग हमारा क्या काम करता है? ये होता है समस्या समाधान। यानी कोई भी आपके सामने समस्या आ रहा है, तो उसका आप दिमाग से ही सोच के उसका क्या करते हैं? समाधान करते हैं, उसका सॉल्यूशन पाते हैं। समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कोई भी टॉपिक है तो उस पर अच्छे से कैसे सोचेंगे, उसका कैसे हल ढूंढेंगे, ये कहाँ से करते हैं? हम दिमाग से ही करते हैं। लॉजिक तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। यानी जो लॉजिकल रीजनिंग होता है वो भी कहाँ से होता है? हम लॉजिक कैसे लगाते हैं? अपने दिमाग से लगाते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल इतना बौद्धिक क्षमता दे दिया, तो इतना ही हम आंसर लगा देंगे। बौद्धिक क्षमता हमारा किससे जुड़ा हुआ है? हमारा संज्ञान से जुड़ा है, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। जहाँ पे भी कहीं पे भी दिमाग लगाएं, लॉजिकल थिंकिंग आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए, और क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, क्रिएटिविटी आ जाए, तो ये सारे क्या होंगे? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होंगे। जब शरीर में उसके में वृद्धि होगा, तब क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट होगा। जब वो समाज में रहना स्टार्ट कर देगा, समाज के जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम है, वो पालन करना शुरू कर देगा, तो वो सामाजिक हो जाएगा। और ये मोटर जो गत्यात्मक होता है, ये फिजिकल डेवलपमेंट में ही आ जाता है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था? यहाँ पे क्या पूछा था? बौद्धिक
बौद्धिक क्षमता पूछा तो बौद्धिक क्षमता पूछा था, तो बौद्धिक क्षमता हमारा किससे जुड़ा होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा होता है, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। याद रखिएगा कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसके 4 प्रकार होते हैं। वो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पीसीएस का आप लोग एग्जाम जानते हैं ना, जो आईएएस ओएएस बनते हैं लोग, वो लोग पीसीएस का एग्जाम देते हैं। तो पीसीएस याद रखिए, पी सी उसके बाद एस, उसमें खाली ई लगा देना है। पी से फिजिकल डेवलपमेंट, सी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एस से सोशल डेवलपमेंट, ई से इमोशनल डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा कि डेवलपमेंट के 4 प्रकार होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे बौद्धिक योग्यता के बारे में पूछा था, दिमाग के बारे में पूछा था, और दिमाग हमारा किस में होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डेवलपमेंट प्रोसेड फ्रॉम डैश टू डैश, यानी विकास डैश से डैश की ओर होता है। आप अगर ये सीडीपी का जो पहला जो हमारा पार्ट है वो देखे होंगे, तो उसमें हमने एक आपको बताया था क्या, कि विकास क्या होता है? विकास जो होता है, जो वो हमारा जो है सर है और ये नीचे पैर है, तो नीचे पैर से नीचे की तरफ होता है, यानी सर से पैर की तरफ होता है। यानी इसको हिंदी में बोला जाता है शिरोपदोन्मुखी, यानी सीट से पद मतलब पैर की तरफ। तो हमारा पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो क्या है? सीट से पैर की तरफ। जो पहला ही ऑप्शन है वो भी वही हमारा सही मिल जा रहा है। क्या? सीट से पैर की तरफ, यानी हेड टू टू जाता है। जो डेवलपमेंट क्या होता है? हेड टू टू जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? शिरोपदोन्मुखी, यानी सीट से पद की तरफ। ये तीनों ऑप्शन भी सही हो सकता था। देखिए ये केवल उल्टा दे दिया है। ये हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? वो सिंपल टू कम्प्लेक्स होता है, यानी सरल से जटिल होता है। और जो पहले सिंपल दे देता है बाद में कम्प्लेक्स दे देता है, तो ये भी आंसर सही हो जाता है। जो दूसरा ये जो सी में दिया हुआ है, सी में दिया है कि सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट, यानी केंद्र से बाहर की ओर। जो हमारा प्रोक्सिमोडेस्टल होता है वो क्या होता है? प्रोक्सिमोडेस्टल जो होता है हमारा जो शरीर है उसके केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी सबसे पहले केंद्र में विकास होगा, उसके बाद बाहर की तरफ विकास होगा। तो अगर जैसे ये केंद्र पहले दे दिया रहता और बाहर बाद में दिया रहता तो ये भी सही हो जाता। जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ भी होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल दे दिया है, यानी विशिष्ट से सामान्य, ये उल्टा दे दिया है। यहाँ से कोई भी आपको दे सकता है, तो आप इसको समझे रहेंगे तो आप इसको लगा देंगे। हमारा जो डेवलपमेंट क्या होता है? पैर से सिर से पैर की तरफ होता है, सरल से जटिल की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, और सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। यहाँ पे ये चारों ऑप्शन, यहाँ से हम डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन चूंकि ये 3 हमारा ऑप्शन उल्टा दिया हुआ है तो ये 3 नहीं सही होगा। जो पहला है वो सही दिया है, तो वही हमारा सही होगा। शिरोपदोन्मुखी के बारे में यहाँ पे पूछा है, आप लोग समझ रहे होंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें क्या पूछा है? थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। जो हम सीडीपी का जो पहला पार्ट किए उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे। तो समाजीकरण का जो पहला कारक है वो क्या होता है? बच्चा का सबसे पहला सामाजिक गुण कहाँ विकास होता है? तो उसके फैमिली में होता है। तो हम देखेंगे हमारा क्या प्राइमरी जो भी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, यानी सामाजिकरण का प्राथमिक कारक जो होता है वो हमेशा परिवार होता है, क्योंकि बच्चा क्या है? वो परिवार में जन्म लेता है, तो वहाँ से ही उसका सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। तो प्राथमिक हमेशा ही परिवार होता है। और देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में परिवार दिया हुआ है, फैमिली दिया हुआ है, तो यही हमारा राइट आंसर है। जब हम और स्कूल ये क्या है? हमारा सेकेंडरी है। जब बच्चा क्या होता है, जब घर में से बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद क्या समाज में जाता है, अपने आस पड़ोस में जाता है, और स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाएगा। तो ये सारे क्या है? ये सेकेंडरी है, द्वितीय कारक है किसका? समाजीकरण का। लेकिन प्राथमिक कारण क्या होता है? फैमिली होता है। जो पहला जो हमारा सीडीपी का पार्ट है वो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। सीटेड वाले नया क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से? जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं उसी को घुमा फिरा के पूछते हैं, पूछ जाते, इसीलिए प्रीवियस ईयर करना इम्पोर्टेंट है। तो परिवार क्या होता है? प्राथमिक कारण होता है। स्कूल क्या होता है? द्वितीय कारक होता है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैमिली दूसरे में पर दे दिया, लोग देख लेंगे कि यहाँ पर फैमिली है, फैमिली सही मार देंगे। लेकिन फैमिली हमको प्राइमरी पूछा है, तो प्राइमरी मतलब पहले कौन होता है, तो पहले फैमिली होता है, दूसरा स्कूल होता है। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या है, सी है। हमारा थर्ड का आंसर क्या है, हमारा थर्ड का आंसर सी है। पहले फैमिली होगा, तो उसके बाद द्वितीय कारक क्या होगा, वो परिवार विद्यालय होगा। प्राथमिक कारक परिवार, द्वितीय कारक विद्यालय, वो मतलब परिवार को छोड़ के और कुछ भी रहे तो वो द्वितीय कारक होता है। प्रथम कारक कौन होता है, हमेशा परिवार होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उसमें क्या कह रहा है कि एज पर जीन पियाजे थ्योरी, इफ अ स्कीमा डज नॉट प्रोड्यूस ए सेटिस्फाइंग रिजल्ट देन टेक्स प्लेस। यानी जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होगा। यानी मतलब क्या होता है, अगर ये आपका जो दिमाग है वो क्या हो रहा है, वो सही से मतलब रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर एक तरह से असंतुलन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। मतलब अंदर से क्या होगा, एक अलग ही टाइप का होता है ना, मतलब मन नहीं लगता है, ये हो जाता है अंदर से लगता है कि असंतुलन हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो इसको इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, असंतुलन बोलते हैं। यानी जब आपके मन पसंदीदा ना मिले, मान लेते हैं कि कोई है, उसको किसी से शादी करना, मनपसंद जीवन साथी नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, उसके अंदर असंतुलन आएगा, वो खुश नहीं रहेगा, असंतुलन आएगा, उसका दिमाग हमेशा इधर उधर रहेगा, इधर उधर सोचेगा। तो क्या होगा, जब हमारे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है तो उसके अनुसार क्या होता है, असंतुलन हमारे अंदर पैदा होता है। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, असंतुलन होगा। ये जो ऑप्शन ये है इमिटेशन एंड अनुकरण क्या होता है, अनुकरण होता है किसी चीज़ को देख के उसका नकल करना, अनुकरण होता है। जो कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, यानी कोई भी चीज़ को आप अच्छे से समझ जाए। अगर ये मतलब मान लेते हैं कि 1 लीटर दूध है, एक गिलास में रखे चाहे एक बाल्टी में रखे, वो एक ही लीटर रहेगा। लेकिन जब कंजर्वेशन आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि 1 लीटर दूध है, इसको गिलास में रख दे चाहे बाल्टी में रख दे, वो एक ही लीटर रहेगा। और अगर जो कंजर्वेशन नहीं मतलब कंजर्वेशन नहीं आया रहेगा तो क्या होगा कि बाल्टी में जब 1 लीटर दूध रखेंगे तो कम लगेगा, और गिलास में रख देंगे तो ज़्यादा लगेगा। तो कंजर्वेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम समझ जाते हैं कि इसको कितना भी उलट फेर लिया जाए लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आएगी, वही होता है कंजर्वेशन। जो ऑप्शन डी है, ये क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमो डिजिटल, यानी विकास का समीपस्थ क्षेत्र। यानी आप अगर ये किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं, ये होता है हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमो डिजिटल होता है। यानी हम जहाँ तक कर सकते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये 8 क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम अगर 9th क्लास का भी कर ले रहे हैं तो ये हमारा ये कुछ क्षेत्र हो जाएगा कि हम 9th तक भी कर ले रहे हैं। ये नहीं है कि हम 12 क्लास का, 8 क्लास में होकर 12 क्लास का नहीं कर सकते हैं, लेकिन 8 क्लास में होकर 9th क्लास का कर सकते हैं। यानी वो हमारे लगभग क्षेत्र के आसपास है, उसको हम लोग थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो वो हो जाएगा। तो यही होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या था, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आ रहा, सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, असंतुलन होगा। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी डेवलपमेंट विच स्टेज चिल्ड्रेन बिगेन टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी जीन पियाजे के जो थ्योरी है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं। यानी बच्चे के वो कौन सा अवस्था होता है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, वो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मम्मी है तो वो मम्मी है तो है, उसके सामने होगी तब भी उसको लगेगा कि हाँ मम्मी है, लेकिन उसके आँख से क्या होगी, अलग चली जाएगी तब भी वो समझेगा कि मम्मी है। ये नहीं है कि आँख से ओझल हो गए, कोई काम करने लगी उसके सामने नहीं है तो उसको ये ऐसा ये नहीं है कि भूल जाएगा कि मम्मी कुछ चीज़ होती है, उसको याद रहेगा तो वो मम्मी होती है। तो ये हमारा कब आता है, ये सेंसरी मोटिव यानी संवेदी गामक जो काल होता है, जो 0 से 2 वर्ष होता है, 0 से 2 वर्ष का जो अवस्था होता है ये सेंसरी होता है। ये 2 से 7 और 7 ये होता है 7 से लगभग 12 तक होता है, और ये 12 से ऊपर का होता है, 12 प्लस होता है वो। ये किस में आता है, जो 12 प्लस आता है वो आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये जीन पियाजे के अनुसार पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर हो जाएगा। और ये जीन पियाजे, एक दिन मैं जीन पियाजे का आप लोग का क्लास भी ले लूँगा। जीन पियाजे के जो डेवलपमेंट का ये जो 4 है, जो 4 से ये थी टाइप्स दिए हैं, इसके बारे में मैं अगला जो मतलब बहुत जल्दी आप लोग को बता दूंगा। तो ये जो जीन पियाजे के अनुसार ये किस में आता है,
होता है सेंसरी मोटर में, यानी ऑब्जेक्ट जो परमानेंस होता है, वस्तु अस्थायित्व, ये किस में आता है? सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक में आता है। यानी कोई भी चीज़ है तो वो उसके सामने है तब भी है, नहीं है तो नहीं है। नहीं तो क्या होता है, बच्चे जो मतलब ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो जब देखेंगे मम्मी सामने है तो मम्मी है, मम्मी गायब हो गई तो मम्मी गायब हो गई, उसको समझ में नहीं आएगा कि मम्मी भी कोई चीज़ थी। लेकिन जो जीन पियाजे के अनुसार वो सेंसरी मोटर में ही कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो परमानेंस है वो आ जाता है। लेकिन जब डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे तो पहला जो होता है क्या बोलते हैं, जो इन्फेंसी होता है उसमें नहीं आता है, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। उसमें जब अगला उसका जो अर्ली चाइल्डहुड आता है उसमें उसके अंदर क्या होता है, यानी प्रारंभिक बाल अवस्था होता है, उसमें उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व का ये थी आ जाता है, गुण आ जाता है। तो हमारे जीन पियाजे के अनुसार क्या होगा, ये सेंसरी मोटर संवेदी गामक होगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, कह रहा है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास के किस अवस्था में है? ये जब आप लोग को फर्स्ट क्लास देखना ही पड़ेगा, अगर जब फर्स्ट क्लास आप लोग देख लेंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। उसमें हमने क्या बताया था, जो ये था क्या बोलते हैं, ये जो था हेंज की जो डिलेमा थी, हेंज की जो दुविधा थी, उसमें हमने 3 लेवल पढ़ा था और 6 स्टेज पढ़ा था। हर स्टेज में अलग अलग बात थी। तो इसमें पूछा है कि इसमें क्या कह रहा है कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, यानी हेंज को, जो हेंज है उसको पैसा नहीं चुराना चाहिए। पैसा चोरी करने से क्या होगा, चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। यानी जब चोरी होगा तो क्या होगा, समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। तो वर्तमान में रमन नैतिक विकास के किस अवस्था में है? तो वहाँ पे हमने एक जो हमारा लेवल था, कौन सा लेवल था, लेवल 4 में था लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। यानी जब चोरी नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अव्यवस्था पैदा हो जा रहा है, इसलिए हमें कानून को बनाए रखना है। जब कानून को बनाए रखना होता है तो क्या होता है, हमारा लॉ को एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होता है, यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाला होता है। जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है, आज्ञाकारिता और दंड वाला, इसमें क्या होता है, और जो कोई भी आदमी, कोई बच्चा है, कोई किसी दंड की वजह से काम कर रहा है कि अगर ये हम होमवर्क नहीं करेंगे तो हमको पिटाई लगेगी, तो वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होगा। इसी तरह आप लोग से क्वेश्चन में सीटेड वाला क्या पूछ देगा कि कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो अपना जो होमवर्क है वो अपने टीचर से पिटाने के डर की वजह से कर रहा है, तो वो कौन सा अवस्था में है? तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी आज्ञा का पालन क्यों कर रहा है कि उसको दंड ना मिले, सजा ना मिले। जो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन यानी यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास है, ये किस में आता है? इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर ये कोई भी समाज का रूल है जो मतलब किसी के लिए भलाई के काम नहीं कर रहा है तो उसको हम बदल सकते हैं। जो सी हमारा दिया है, सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यानी कोई लड़का है, कोई काम ऐसा कर रहा है जो उसके लिए मतलब वो देख के कोई कहे कि तुम बहुत अच्छा लड़का हो। कोई लड़की बहुत अच्छा मतलब क्या करे, गोल एकदम रोटी बना रही है, ताकि उसके मम्मी क्या बोले कि एकदम बेटी गोल रोटी बनाई हुई है। यानी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए जब भी वो काम करे तो वो किस में आएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आएगा, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में आएगा। तो हमने 6 लेवल के बारे में बात किया था, जिसमें पहला क्या था, जो पहला था उस 3 लेवल था और 6 स्टेज था। 6 स्टेज था, तो SIX होता है ना, तो उसी से स्टेज STAG स्टेज हो गया। तो दोनों S से शुरू हो रहा है, तो
एस कितना होता है 6 होता है, यानी स्टेज कितना हमारा होता है 6 होता है। पहला में क्या है, पहला में क्या होता है, पहला में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाला होता है, यानी आज्ञा का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि आज्ञा का पालन क्यों क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको दंड ना मिले इसलिए हम आज्ञा का पालन करेंगे। जो दूसरा होता है कहा, दूसरा में क्या होता है कि हम टिट फॉर टैट, यानी तुम जैसा मेरे साथ करोगे वैसा ही करेंगे, और जो तुम ईंटा से मारोगे तो हम तुमको पत्थर से मार के मुंडी फोड़ देंगे। तो ये होता है टिट फॉर टैट, यानी तुम अगर जो तुम हमको ईंटा से मारोगे तो हम तुमको पत्थर से मारेंगे, यानी और तुम हमारे साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो हम तुमको तुम्हारे लिए जान दे देंगे। वही हो गया। और जो तीसरा होता है, तीसरा में क्या होता है, गुड गर्ल गुड बॉय वाला, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला हो गया। जो चौथा होता है उसमें क्या होता है, चौथा होता है उसमें होता है कि जो हमारा जो समाज में रूल है, जो समाज में रूल बना हुआ है, यानी क्या है, ट्रैफिक लाइट का रूल जो है कि हमें जब रेड सिग्नल होगा, लाल बत्ती होगा तो हमको मतलब रोड पार नहीं करना है। तो रूल को बनाए रखना किस में आता है, चौथा में आता है। लेकिन पांचवा जो लेवल होता है उसमें क्या होता है, अगर जो कोई इमरजेंसी है तो वो लाल बत्ती होने के बाद भी हम उस रूल को तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो रूल हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि मानव जीवन से ज़्यादा जरूरी रूल नहीं होता है, नियम नहीं होता है। तो पांचवा उसमें होता है। पांचवा में क्या होता है, जो रूल है उसको बदला जा सकता है। जो छठा है वो क्या होता है, छठा में होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी जो सार्वभौमिक, जो पूरे समाज के लिए जो पूरे विश्व के लिए सोचे। जैसे हमारे महात्मा गांधी थे वो पूरे विश्व के लिए सोचते थे, जैसे विवेकानंद थे वो भी विश्व के लिए सोचते थे। तो ये लोग किस में आते हैं, छठा स्टेज में आते हैं। तो ये जो हम पहला जो हम सीडीपी का पहला क्लास किए थे उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, उसको एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। एक केवल आप पहला सीडीपी का वीडियो देख लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ का सॉल्व हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन 7 है उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज फॉर लेवाइस्की आइडियाज, यानी लेवाइस्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी लेवाइस्की 3 चीज़ों की बात किए थे, SCL, एस से सोशल यानी समाज, सी से कल्चर यानी संस्कृति, और एल फॉर लैंग्वेज यानी भाषा। तो ये देख लीजिए जहाँ पे भी आएगा तो वो वही हमारा राइट आंसर होगा, इतना पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर कल्चरल टूल्स के बारे में आया है ना, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देता है। तो वो किसके एक मिनट जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सोशल आइसोलेशन कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग, यानी पृथकीकरण या क्या है, हमारा निगेटिव वर्ड है तो ये हमारा होगा नहीं, कभी आंसर सही होगा नहीं। जो हमारा ऑप्शन बी में है वो क्या है, बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। दूसरे के सहयोग के बिना कैसे अच्छे से सीख लेंगे, जब तक टीचर सहयोग नहीं करेगा, जब तक हमारे पेरेंट्स बच्चे का पेरेंट्स सहयोग नहीं करेगा तो कैसे अच्छे से सीख लेगा। तो ये भी हमारा गलत है। जो तीसरा है, और संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता है, यानी जो कभी बच्चा फंस रहा है उसको समझा देंगे तो वो अवरोध कैसे पैदा करेगा उसके अधिगम यानी लर्निंग में। तो हमारे लिए देखें कौन सा ऑप्शन 4 बच रहा है, और यही राइट आंसर है। कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू लर्निंग प्रोसेस, यानी सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। उन्होंने बात भी किया था SCL, याद रखिएगा SCL, इसको याद कर लीजिएगा। जब भी लेवाइस्की का जब भी क्वेश्चन आए तो SCL याद कर लीजिएगा, S फॉर सोशल, C फॉर कल्चर और L फॉर लैंग्वेज, यानी समाज, संस्कृति और भाषा। इसके बारे में किसने बात किया था, लेवाइस्की ने किया था। जो हमारा अगला है जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या है, अकॉर्डेंस विथ लेवाइस्की विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रमोट लर्निंग, यानी लेवाइस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधियाँ अधिगम को समुन्नत करती है। तो पहला है पैसिव इमिटेशन, यानी ये निष्क्रिय अनुकरण। निष्क्रिय अनुकरण हमारा क्या है, निष्क्रिय क्या होता है, ये हमारा निगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो पहला हम गलत हो गया। जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, सहभागी अधिगम, यानी जो बच्चे हैं सब कोई क्या हो रहा है, सब मतलब एक दूसरे का हेल्प करके पढ़ाई कर रहे हैं। यानी किसी बच्चे को अगर मैथ नहीं आ रहा है तो वो जिसको मैथ आ रहा है वो जिसको मैथ नहीं आ रहा है उसको पढ़ा दे रहा है, जिसको इंग्लिश नहीं आ रहा है जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश वाले को पढ़ा दे रहा है। यानी
बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने में कोऑपरेट कर रहे हैं, अपने में सहयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा राइट आंसर होगा। जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें कह रहा है एक्सपोजिटरी टीचिंग यानी व्याख्यानात्मक शिक्षा, यानी जो टीचर है वो आएगा कक्षा में केवल लेक्चर देगा चला जाएगा, इससे क्या होगा, नहीं होगा। ये हमारा निगेटिव है। जो व्याख्यानात्मक शिक्षण होता है ये हमारा निगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी नहीं आएगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग यानी उद्दीपन प्रक्रिया अनुकूलन। उद्दीपन प्रक्रिया अनुकूलन वो होता है जिसमें क्या होता है, किसी चीज़ को देख के, मतलब जैसे अगर आपको कि देख लेंगे कि कक्षा में फर्स्ट आने पर हमको क्या मिल रहा है, भारी भरकम हमको गिफ्ट मिलेगा, तो उसके लिए जब हम पढ़ेंगे तो वो होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। तो ये भी हमारा निगेटिव होता है। मतलब ये क्या है, हम रिवार्ड यानी कुछ पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमारी ये गलत होती है, ये निगेटिव वर्ड होता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग ही यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है। और जो आपने निगेटिव और पॉजिटिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, वो CDP का जो प्लेलिस्ट है उसमें डाला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हुआ, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहभागी अधिगम। जो हमारा क्वेश्चन 9 है वो कर रहा है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर यानी बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। स्टैंडर्ड करिकुलम यानी मानकीकृत पाठ्यचर्या। ये जहाँ पे भी स्टैंडर्ड वर्ड देख लीजिएगा काट दीजिएगा, वो निगेटिव होता है। जब तक ऊपर अगर जो नोट नहीं लिखा हो तब तक ये हमारा निगेटिव वर्ड होगा। अगर जो ऊपर नोट नहीं है तो ये हमारा निगेटिव है, सीधे काट दीजिएगा। रिवार्ड एंड पनिशमेंट ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है, यानी पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, ये भी हमारे निगेटिव वर्ड में है। और हम निगेटिव पॉजिटिव वर्ड जब हम चर्चा किए हैं तो उसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट को क्या निगेटिव और पॉजिटिव में रखे हैं। कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। यानी जो 4 वाला है, यानी इसमें क्या कर रहा है, कोई अगर एक आदमी है उसके पास क्या है, पावर है, तो उसी के अनुसार सारे चीज़ चलेगा, तो ये भी हमारा गलत है। इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं वो क्या आते हैं, उनके अंदर अलग अलग क्षमताएँ होती है, अलग अलग वो सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग उनका जो जाति होता है, धर्म होता है, ये सारे अलग अलग होते हैं। तो वहाँ से आते हैं तो उनके अंदर क्या पाया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो उनको हमको क्या करना है, सम्मिलित करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है। ये सारे हमारे नेगेटिव थे। तो ये हमारा सत्तावादी कभी नहीं होता, सत्तावादी मत हो गया, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। जो हमारा क्वेश्चन 10 है उसमें क्या है, अब इसमें हार्वर्ड गार्डनर के थ्योरी के बारे में पूछा है। तो हार्वर्ड गार्डनर के कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। बुद्धि सभी बच्चों में एक समान स्तर होता है। कभी भी सभी बच्चों में एक समान बुद्धि कैसे एक समान कैसे हो सकता है। आपके घर में 4 लोग होंगे तो 4 लोगों का बुद्धि अलग अलग होता है। ये कोई उसी में तेज होता है, कोई स्लो होता है, कोई मीडियम होता है, कोई सुपर फास्ट होता है। तो एक समान कभी नहीं होगा। ये जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने कितने प्रकार के बुद्धि के बारे में बात किया है। तो ये 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बात किया है। जब एक हार्वर्ड गार्डनर का जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि कौन कौन सी बुद्धि के बारे में उन्होंने बात किया है और वो बुद्धि किस किस में पाया जाता है। तो सब किसी में सामान्य नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है ये जनरल एबिलिटी विच इज़ नो बायोलॉजिकल बेस, यानी एक सामान्य योग्यता जिसका कोई जैविक आधार नहीं है। कैसी जैविक आधार नहीं होगा। जो बुद्धि होता है, देखते हैं कि जो माने डॉक्टर का बेटा होता है लगभग डॉक्टर ही बनता है, जो क्या IAS के बेटा है वो IAS ही मतलब उसके में उतना दिमाग पाया जाता है कि वो अच्छा पोस्ट यदि कर ले। जो टीचर का बेटा होता है लगभग टीचर बनने का सारे गुण उसके में आ जाता है। तो उसमें मतलब सारे नहीं आता है तो कुछ ना कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको केवल आधार होता ही नहीं है, उसमें आधार होता है, भले कम हो या बेस हो। तो ये भी हमारा गलत हो गया। यानी हमारा 2 ऑप्शन गलत हो चुका है। जो पहला ऑप्शन गलत हो चुका है, दूसरा गलत हो चुका है। जो सी है इज फिक्स फ्रॉम बर्थ एंड डज नॉट गेट इम्पैक्ट बाय इन्वायरमेंट फैक्टर, यानी जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है। अगर जब हम मतलब अच्छे समाज में रहेंगे तो हमारे ऊपर उसका अच्छाइयों का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। तो ये भी हमारा
और एक गलत हो गया, इसमें क्या लिखा है, प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब ये केवल 4 बचा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, ईच ऑफ मैनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस, यानी कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी जितने लोग हैं उन लोगों के पास अलग अलग बुद्धि पाया जाता है। जैसे कोई हो गया, किसी में बहुत अच्छा ये ऐसा बुद्धि पाया जाता है, मतलब जिसमें भाषा वाला पाया जाता है, वो क्या होता है, अच्छा कवि होता है, अच्छा वो कहानी बताता है, वो अच्छा वो क्या करता है, मतलब जो शायरी होता है ये सुनाता है। किसी का अंदर क्या हो गया, किसी का अंदर ये ऐसा होता है कि वो उसको नेचर से प्यार हो जाता है, मतलब उसको वो बगीचा लगाना, पेड़ पौधे की देखभाल करना, गार्डनिंग यानी जो बागवानी होता है उसको लगाना, फूल पत्ती को लगाना, उसमें पानी डालना, ये सब भी एक इंटेलिजेंस है, एक बुद्धि है। किसी के अंदर क्या होता है, बहुत अच्छा मतलब कोई जैसे लड़की सब होती है तो वो सब अच्छा कढ़ाई बुनाई कर लेती है, तो उसके अंदर अलग तरह के बुद्धि पाया जाता है। जो क्या होता है, कोई लोग होते हैं जो दूसरे किसी की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ जाते हैं, तो ये भी एक बुद्धि का प्रकार है। कोई लोग होते हैं जो खुद के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, यानी बुद्धि हमेशा क्या होता है, मैनी काइंड होता है, यानी अनेक प्रकार की होती है। तो यही हमारा राइट आंसर है, जो ऑप्शन डी है, यही हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन 11 में, ये वाला क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहा है। अब सीटेट में पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछ रहा है। जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि, चलिए इसको हिंदी में ही देख लेते हैं, इंग्लिश में अगर जो समझ में ना आएगा तब इंग्लिश में देखेंगे, पहले हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो स्क्रीन पे थोड़ा आने में दिक्कत होगा, तो इसलिए पहले हिंदी में देख लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम का सामाजिक रचनावाद सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। इसको हिंदी इंग्लिश में एक बार पढ़ ही देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा और जो इजी तरीक़ा से होता है दिया रहता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग emphasize on creating print rich environment in क्लास टू फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस, यानी कह रहा है कि अगर क्लास में जैसे अगर सेव के बारे में पढ़ाना है, सेव बच्चे को एप्पल याद कराना है, तो अगर किसी दीवार पे एप्पल का चित्र बना रहेगा तो उसको देख के जब पढ़ाएंगे तो ये इससे क्या होगा, जो हमारा पढ़ाई है, जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो क्या होगा, इसमें हमको सुविधा होगी। बिल्कुल सही बात है। और क्लास में प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है, यानी सारी चीज़ें दीवार पर लिखा हुआ है, कुछ ये चार्ट पेपर लगा हुआ है, कुछ फ्लो चार्ट लगा हुआ है, कोई डायग्राम लगा हुआ है, किसी का जो टेबल है वो सारे मतलब क्या है, वो दीवार पे लिखे हुए हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको देख के उसको समझेंगे, उनके अंदर एक विजुअल बनेगा। तो ये हमारा जो एसर्शन है, यानी अभिकथन, ये बिल्कुल सही बात है। अब इसका रीजन देखते हैं कि इसका जो रीजन है वो सही है कि नहीं। दूसरा में रीजन क्या दिया है, स्कूल क्लाइमेट डज नॉट प्ले एनी रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल मैचुरेशन, यानी क्या कर रहा है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होता है। ये गलत बात कह दिया। ये कह रहा है कि जो स्कूल होता है उसमें बच्चे जाएंगे तो उनका भाषा का विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वहाँ पे जाएंगे तो टीचर से बात करेंगे, जो अपने सहपाठी है उससे बात करेंगे, तो उनके अंदर भाषा का विकास होगा। यानी देखेंगे तो हमारा क्या है, जो पहला जो ये दिया है, पहला जो अभिकथन दिया है, ये तो सही दिया है कि क्लास में क्या होगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश होगा, यानी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होगा, तब बच्चे की जो पढ़ाई है उसमें सुगम होगा, उसमें आसानी होगा। लेकिन जो दूसरा तो इसका रीज़न दिया है ये गलत दे दिया है कि बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो उनमें भाषा का विकास नहीं होगा और केवल वो जैविक, यानी जो उनके जेनेटिक में पाया जाता है वहीं भाषा उनके अंदर हमेशा रह जाती है। ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे, तो उनमें क्या होगा, भाषा का विकास होगा, अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। तो हमारा रीजन ये गलत है, यानी ए तो सही है लेकिन बी गलत, जो आर है वो गलत है। तो हम देखेंगे कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है ए इज ट्रू, यानी ये सही है लेकिन आर गलत है। तो हमारा यही राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी है यही राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या पूछा है, जो 12 है उसमें है बॉयज आर वेरी पावरफुल एंड टफ
एंड गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड सेंसिटिव सच ए स्टेटमेंट स्ट्रेंथ, यानी लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नर्म और संवेदनशील होती है। इस तरह की कथन डैश को बढ़ावा देता है। तो ऐसे कथन किसको बढ़ावा देता है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। यानी बच्चे क्या मतलब ऐसा आज भी आप लोग सुनते होंगे, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं एकदम पूरा, मतलब कितना भी कुछ हो जाए वो रोएंगे नहीं। यानी ऐसा मतलब हमारे समाज में बना दिया गया कि बच्चे रोते नहीं है और लड़कियां आँख से आंसू बहाती है। तो ये क्या है, एक तरह से जेंडर यानी लिंग रूढ़िवादिता है। यानी ऐसा परसेप्शन हमारे मन में बना दिया गया कि लड़कियां जो होती है बहुत कोमल होती है, पापा की परी होती है, और लड़के मम्मी के मगरमच्छ होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी मम्मी के परी हो सकते हैं। मतलब जो काम लड़कियां करती है वो लड़के भी कर सकते हैं, जो लड़के करते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है। तो वो जब ऐसा होगा तो हमारे क्या होगा, जब ऐसा होगा तो हमारा जेंडर इक्वालिटी होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो लड़कियाँ होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, यानी कोमल होती है और बहुत संवेदनशील होती है, छोटी छोटी बातों पे वो रोने लगती है। तो ऐसा नहीं होता। ये क्या है, हमारा जेंडर रूढ़िवादिता है उसको दर्शाता है। ऐसे ही कह देगा कि लड़कों को मतलब क्या है, लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां जो होती है उनको केवल पिंक कलर यानी गुलाबी रंग पसंद होता है। तो ऐसा परसेप्शन बना दिया गया कि लड़कियों को गुलाबी रंग यानी पिंक कलर बहुत पसंद आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी सारी कलर पहन सकती है, लड़के भी सारे कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। अब यहीं पे 2-3 चीज़ दिया हुआ है, ये ऑप्शन ABC दिया है, इसको भी समझ लेते हैं ताकि आगे हमको काम करेगा। देखिए जेंडर इक्वालिटी मतलब क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग समानता होता है। जो काम जितना मतलब अधिकार लड़कों का है उतना ही अधिकार लड़की का भी होगा। जो बॉय है जितना अधिकार उसको मिल रहा है तो गर्ल्स को भी उतना ही अधिकार मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। जैसे कि आज आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो मतलब पिता की संपत्ति होती है उसमें लड़के को भी आधा मिलता है और लड़की को भी उतना ही मिलता है जितना लड़के को मिलता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ये फैसला दिया कि लड़कों के अधिकार इतना ही लड़कियों का अधिकार होता है, जो माता पिता की जो संपत्ति होती है उस पर। तो वो ये क्या होती है, जेंडर समानता होती है, यानी जेंडर इक्वालिटी होती है। अब कह रहा है जेंडर इक्विटी यानी जेंडर समता। समता क्या होता है, अगर कोई इंसान है, कोई इतना बड़ा है और कोई इतना छोटा है, तो उसके जब हम इसके यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, नीचे से हेल्प करके इसको भी इसके बराबर ला देंगे। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे नीचे से इसको हेल्प करके, तो ये होता है जेंडर इक्विटी होता है। जेंडर एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण, आप लोग जानते ही हैं। अगर मतलब जैसे आजकल वुमेन एम्पावरमेंट चलता है, महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को क्या बनाना है, उसको शक्ति देना है, उनको अपने जो पैरों पे खड़े होने देना है। तो जेंडर एम्पावरमेंट क्या होता है, यानी जेंडर सशक्तिकरण। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या था हमारा को 12 का आंसर क्वेश्चन D था, जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि लड़के क्या है, लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, और लड़कियां क्या होती है एकदम पापा की परी होती है। ऐसा नहीं है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें क्या है, जो क्वेश्चन 13 है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी एड्रेस बाई, यानी बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैली में व्यक्तिगत भिन्नता को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन देम इन मल्टीपल वे, नहीं कि यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर नहीं को पूछा है, यानी हमसे क्या पूछा है, निगेटिव ऑप्शन पूछा है। तो हमारा जो इसमें निगेटिव वर्ड मिलेगा वहीं हमारा क्या होगा, वहीं राइट आंसर होगा। यहाँ पे निगेटिव आ गया ना, फैसिलिटेट नॉट आ गया, तो हमारा यहाँ पर अगर गलत पूछा है तो गलत का आंसर हमेशा गलत होता है। तो ये कह रहा है कि उन्हें बहुविधि तरीके से जानकारियाँ प्रस्तुत करें, यानी कोई बच्चा है किसी एक चीज़ को नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत तरीके से उसको बताया जाएगा, ये अच्छी बात है। तो ये हमारा पॉजिटिव है। जो दूसरा है गिविंग देम चांस टू एक्ट ऑन इन्फॉर्मेशन इन मल्टीपल वे, ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी हमारा ये सही नहीं होगा। जो ऑप्शन सी है वो क्या है, प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन वर्किंग यूज मल्टीपल वे। देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल वे, यानी ये तीनों क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्ड है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, डी में दिया है लेबलिंग एंड सेग्रेशन देम इन मल्टीपल वे, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है कि उनका जो
सेग्रेशन है, लेबलिंग करना या पृथकीकरण करना, ये दोनों क्या है, ये निगेटिव वर्ड है, तो हमारा यही आंसर होगा। ये गलत का आंसर हमेशा गलत ही होता है। यहाँ पर नॉट पूछा है, नॉट का आंसर हमेशा नॉट ही होगा। तो हमारा 13 का आंसर क्या है, 13 का आंसर है हमारा डी, यानी लेबलिंग और सेग्रेशन क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, और निगेटिव यहाँ पर पूछा है तो निगेटिव का आंसर निगेटिव, यानी गलत का आंसर गलत, यानी जो गलत करेगा उसको गलत ही हमको आंसर देना है, बात खत्म। जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, असेसमेंट शुड बी डन मेनली, यानी जो हमारा आकलन करने का मुख्य कारण क्या होता है। अगर किसी का आकलन कर रहे हैं, यानी किसी का मतलब उसको देख रहे हैं कि उसका मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है। तो पहला दिया हुआ है इंड्यूस फियर एमॉन्ग स्टूडेंट फॉर एग्जाम, यानी एग्जाम विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, और यानी कह रहा है कि विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, यानी जब परीक्षा आएगा तो बच्चे के अंदर क्या होगा, डर हो जाएगा, एकदम डर के मारे कि पास होंगे कि फेल होंगे। इसके लिए आकलन नहीं किया जाता है। जो एग्ज़ाम होता है वो बच्चे का क्या होता है, उसको डराने के लिए एग्ज़ाम नहीं होता है। जो दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, यानी अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना है। यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, बी है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम लेंगे तो उसे पता चलेगा कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, और उससे क्या होगा, उससे जो चुनौतियाँ आ रही है उसको हम देखेंगे और आगे उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा राइट आंसर होगा। 14 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, पहला नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में ये यहाँ पर भय पैदा करना ये निगेटिव हो गया। यहाँ पर बच्चे को क्या कर दे रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसके अधिगम में और कैसे अच्छा तरीक़े से किया जाए, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। जो सी है इसको देख लेते हैं कि ये राइट आंसर क्यों नहीं होगा। प्रमोट एंड डिटेन स्टूडेंट एज पर देयर परफॉर्मेंस, कभी भी एग्ज़ाम होता है वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता है कि बच्चा फर्स्ट आ रहा है कि नहीं, क्लास में अच्छा नंबर ला रहा है कि नहीं, इसके लिए कभी नहीं होता है। हालांकि आजकल सोसाइटी में देखेंगे, हमारे समाज में, तो उसका एग्ज़ाम का मुख्य कारण क्या है कि नंबर लाना, और वो मतलब जितना अच्छा नंबर लाएगा उसका उतना ही ज़्यादा इज्जत होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम सीडीपी जब पेडागोजी करेंगे, जब सीडीपी का क्वेश्चन करेंगे, जब सीटेट के एग्ज़ाम में बैठे रहेंगे, तो ये परफॉर्मेंस हो गया, रैंक हो गया, लेबलिंग हो गया, किसी से अपना मतलब तुलना करना हो गया, ये सारे वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एग्ज़ाम का एक ही मतलब है कि जो आपके अंदर कमियां हैं उसको दूर करना, और उसको दूर कैसे किया जाए, इसलिए एग्ज़ाम लिया जाता है। जो ऑप्शन डी है वहाँ पर क्या, ऑप्शन डी में क्या दिया है, असाइन रैंक एंड क्लासीफाई स्टूडेंट इन हायरार्किकल मैनर, यानी विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता के में वर्गीकरण करना। ये हम पहले ही बता रहे हैं कि कोई रैंक के लिए एग्ज़ाम नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन 14 का क्या है, हमारा 14 का राइट आंसर बी है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ यू वांट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग द योर स्टूडेंट, यानी आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का समुन्नत करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से कौन से कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। यानी जो बच्चा है वो उसके अंदर क्या, क्रिटिकल थिंकिंग हमको विकसित करना है, यानी वो किसी भी टॉपिक पर मल्टीपल वे में सोच सके। तो उसके लिए हमको एक टीचर को क्या करना चाहिए, तो कंजर्वेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी चिंतन। हम जब यदि क्या जो पहला क्लास कराए थे शायद सीडीपी का, उसमें था एक मिनट, हाँ, जो पहला क्लास था उसमें भी हम कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात किए थे। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड वाला भी जो था उसमें भी हम क्या इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात किए थे। तो कंजर्वेंट थिंकिंग क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, वो क्या होता है, ये कोई क्षेत्र है, सारे चीज़ यहीं पे आके रुक जाएगा, इधर से भी जाएगा तो यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ पे मतलब एक ही, अगर ये बच्चे को दही चिवड़ा खाना है तो वो उसको दिया जाएगा पूड़ी सब्जी खा लो, तो नहीं खाएगा, नहीं हमको दही चिवड़ा खाना है। उसको दिया जाएगा राजमा चावल खा लो, नहीं ना हमको पूड़ी सब्जी खाना है। चिकन खा लो, नहीं हमको क्या खाना है, दही चिवड़ा खाना है। तो वो क्या हो रहा है, एक ही जगह पे आके वो रुक जा रहा है। तो वो क्या होता है, हमारा कंजर्वेंट थिंकिंग होता है, यानी अभिसारी होता है।
जो औपचारिक होता है वो क्या होता है, औपचारिक होता है वो होता है कि यहाँ पे है उसके पास एक ऑप्शन, यहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है, ये सारे जो अलग अलग दिशा में उसको ऑप्शन मिल रहा है तो वो अलग अलग सोचेगा। यहाँ पे पनीर रखा है तो सोचेगा पनीर है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे चिकन रखा है तो कहेगा चलो ये पनीर से अच्छा तो चिकन है तो चिकन खा लेते हैं। तब यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर मछली रखा है तो कहेगा मछली भी अच्छा है इसको खा लेते हैं। तब तक देखेगा यहाँ पर क्या है, मटन रखा हुआ है तो कहेगा ये सबसे बेस्ट है। यानी इससे क्या होगा, ये सारे एरिया में सोच पा रहा है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए यूजफुल है। तो वो होता है, वो क्या होता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। यहाँ पे ऑप्शन डाइवर्जेंट थिंकिंग का नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे दूसरे वर्ड में थोड़ा सा वर्ड घुमा के दे दिया है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी स्वचिंतन, यानी खुद से सोचेगा कि हमारे लिए क्या सही है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी अगर जो आप टीचर हैं और बच्चे में अपने समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना चाहते हैं तो बच्चे को छोड़ देंगे कि तुम अपने से सोचो, तुम किस किस दिशा में सोच सकते हो, वही हमारा राइट आंसर होगा। कंजर्वेंट ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। रोट आप लोग को बताए ही थे कि जो रोट मेमोराइजेशन यानी कंठस्थीकरण है, जो याद करने वाला चीज़ है वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो ऐसे ही हमारा ये गलत हो गया। पैसिव यानी निष्क्रिय नहीं रहना है, हमको एक्टिव रहना है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यानी जो हमारा ऑप्शन बी है यही राइट आंसर है। तो 15 का हमारा क्या राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसको थोड़ा सा साइज को और छोटा कर लेते हैं। जो हमारा अब आइए क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16 में क्या दिया है, क्वेश्चन 16 में दिया है कि लो परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड इन स्कूल इंडिकेट डैट, यानी विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय निष्पादन किसकी ओर संकेत करता है। यानी कोई लड़का है वो क्या आ रहा है, एकदम मतलब उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, वो एकदम खराब मन स्थिति से आ रहा है, उसको उसका घर परिवार है बहुत गरीबी स्थिति से आ रहा है, और उसका क्या हो रहा है, उसका जो मतलब जो वो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हमको किसको दोषी देंगे। अगर ये कोई बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है, स्कूल में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हम किसको दोषी देंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है। तो कह रहा है स्कूल कैटर टू द नीड ऑफ ऑल, स्कूल कैटर टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। चलिए अभी इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन क्या है, घुमा के पूछा हुआ है। देयर पेरेंट डू नॉट अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, उसके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल गलत है, उसके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। यहाँ पर स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है, माता पिता आएंगे कहाँ से, तो हमारा ऑप्शन बी तो गलत है। स्कूल इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन, यानी विद्यालय के सभी बच्चों की आवश्यकता एवं योग्यता को संबोधित नहीं कर पाते हैं। यानी जो विद्यालय हो जितने भी बच्चे उसके क्या कर रहे हैं, उसके जो भी ज़रूरत है आवश्यकता है उसको मतलब वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो भाई जब पूरा नहीं कर पाओगे तो स्कूल बनाए ही क्यों हो, स्कूल बंद कर दो। जो हमारा जो ऑप्शन डी है वो कह रहा है सोशल इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज सोलेवली रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड लर्निंग, यानी बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व है। जब समाज ही हमारे बच्चों के लिए सारे उत्तरदायित्व हो जाएंगे तो स्कूल किस लिए है। तो ये हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा कि स्कूल कैटर टू द नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी जो विद्यालय है उसी को क्या करना है, ध्यान देना है। अगर बच्चा कोई कुछ गलत मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो किसकी जिम्मेदारी है, वो स्कूल की जिम्मेदारी है कि उस पर ध्यान दे और बच्चे को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड कराए। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। 16 का क्या है, हमारा ऑप्शन ए सही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप मतलब पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र जब भी ये आप करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बच्चे को क्या मानना है, बच्चे को महत्वपूर्ण मानना है। यानी बच्चा गलती कर रहा है तो वो भी उसके लिए वो भी अमृत के समान है एकदम। वो क्या कर रहा है, अमृत दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है। अगर मतलब गलती किस में खोजना है, गलती दो ही चीज़ में खोजना है, या तो विद्यालय में गलती होगा या तो टीचर में गलती होगा। बच्चा में कभी गलती नहीं हो सकता, बच्चा भगवान है, वो जो कर रहा है वो सब सही है। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा जब भी मतलब सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चे की गलती हमको नहीं देखनी है, बच्चे की गलती को हमको क्या मानना है, चना अमृत मानना है, एकदम पूरा एकदम अमृत है वो उसी से पूरा पेडागोजी चलता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है,
जो क्वेश्चन 17 है उसमें पूछा है, डिसेबिलिटी इज ए रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्टर, विच ऑफ द मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी सपोर्ट दिस व्यू। यानी क्या कह रहा है कि विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रिया का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सोशल फैक्टर यानी सामाजिकरण, सामाजिक कारक कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे ऑप्शन सी में क्या है, सामाजिक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। जो हमारे जो डिसेबिलिटी बच्चे, जो विकलांग बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हमारे सरकार ने क्या, जब तक वो 18 साल के होंगे तब उन लोगों को 18 साल तक उन लोगों को क्या होता है, शिक्षा मुफ्त होता है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें क्या है, क्वेश्चन 18 में है, इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ए स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट अ टीचर शुड, यानी श्रवण बाधित बालकों विद्यार्थियों के सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी जो बच्चे को सुनाई नहीं देता है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, मेनली यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। कह रहा है, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि की अतिशय रूप का प्रयोग करें। यानी व्याख्यान विधि, यानी बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा है और लेक्चर दिए जा रहा है, तो इससे बच्चा पढ़ पाएगा क्या? यही हो गया कि सांप के आगे बीन बजाना, यानी वो सांप को सुनाई देता नहीं है, उसके कान होता नहीं है, वो तो वाइब्रेशन से समझता है। तो वही हो गया, सुनाई दे नहीं रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उसको लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, यूज ओरल टेस्ट, यानी क्या कह रहा है, अधिगम के लिए मौखिक परीक्षण, यानी जब बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा तो वो क्या करेगा, वो कैसे बोलेगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। जो तीसरा है, रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ साइन लैंग्वेज इन क्लास, यानी कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग का निषेध। यानी जो बच्चा सुन नहीं पाता उसको क्या, मतलब एक तरह से इशारा किया जाता है ना, खाने के लिए ऐसा मुंह के आगे हाथ को हिलाया जाता है, तो इसको मतलब बाधित करना है, इसको निषेध करना है, इसका प्रयोग नहीं करना है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। जो बच्चा सुन नहीं पाएगा उसको इशारा ही तो करेंगे। तो हमारे तीन ऑप्शन सही गलत हो चुका है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों गलत हो चुका है, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। आइए देख लेते हैं कैसे सही होगा। इंश्योर दैट ओरल कम्युनिकेशन इज सप्लीमेंटेड विथ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित होता है। यानी जो ये थी क्या है, जो बच्चा जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको क्या करेंगे, उसको कुछ दिखा देंगे और उसके साथ मतलब बोलेंगे, तो वो क्या करेगा, आपके लिप्स को उस इमेज को देखकर, उस विजुअल को देखकर, उस फोटो को देखकर आपके जो मतलब हाव भाव है उसको देख कर समझेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होगा उसके साथ साथ क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विजुअल यानी फोटोग्राफ्स, वीडियो, ये सब दिखा देंगे। जो हमारा क्वेश्चन 19 है उसमें क्या है, कह रहा है कि स्टूडेंट विथ गिफ्टनेस आर लाइकली टू, यानी मेधावी प्रतिभाशाली बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चे में किस तरह की संभावना है। यानी कोई बच्चा जो गिफ्टेड, वो कहा जाता है ना, ये लड़का गॉड गिफ्टेड है, यानी इसकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज़ है। जो लोग बहुत तेज की बुद्धि के होते हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है, उसको क्या कहा जाता है, गॉड गिफ्टेड बच्चा कहा जाता है। तो इसमें पूछा है कि मतलब जो गॉड गिफ्टेड बच्चा है वो कौन सा काम कैसे करेगा, इसके बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है और कौन सा। कह रहे लैक ऑफ इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक, उसमें मूल बात सहज समझने के अभाव होता है। अरे तो किस बात का भाई ये गॉड गिफ्टेड हो, जब छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाएगा तो काय क्या गॉड गिफ्टेड हो। तो ये हमारा रॉन्ग है। जो ऑप्शन बी है, रिस्पॉन्ड मच स्लोअर देन देयर पीयर्स, यानी अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया दोगे, तो फिर तुमको गॉड गिफ्टेड होने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तुम अपने दोस्त जो सहपाठी है उससे तुम धीरे काम करोगे तो तुम गॉड गिफ्टेड हुए कि सहपाठी गॉड गिफ्टेड हुए, तो ये भी हमारा गलत है। विड्रॉ वेरी क्विकली इफ़ टास्क इज चैलेंजिंग, यदि कार्य चुनौती भरा हो तो उसे काम को तुरंत छोड़ देते हैं। विड्रॉ यानी कि विड्रॉ मतलब छोड़ देना होता है। तो अगर कोई काम चैलेंजिंग है तो तुम छोड़ दे रहे हो तो काहे का गॉड गिफ्टेड, तुम तो फिर जड़ बुद्धि वाला बात हो गया। तो यहाँ जो हमारे तीन ऑप्शन ये गलत हो चुके हैं, ऑप्शन ए, बी, सी गलत हो गया है, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। कैसे, सो एगरनेस टू फाइंड सॉल्यूशन, यानी समाधान खोजने के लिए
खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। यानी इनके सामने कोई भी चैलेंजिंग टास्क आता है, कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य आता है तो उसको क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन करते हैं, डिफरेंट वे में सोचते हैं और उसका समाधान कर लेते हैं। तो अगर कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड है तो वो अगर ऐसा ही करेगा, जो कोई भी उसके सामने जो भी चैलेंजिंग काम आएगा उसका वो सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। ये नहीं कि क्या करेगा कि उसको काम छोड़ कर भाग जाएगा, भाग हम नहीं करेंगे। तो कहा कि गॉड गिफ्टेड हो भैया, घरे जाओ। तो हमारा ऑप्शन क्या था, हमारा ये राइट ऑप्शन क्या था, और डी था कि कोई भी समस्या उसके सामने आ रहा है अगर गॉड गिफ्टेड है तो उसका क्या है, वो समाधान खोज ले रहा है। जो हमारा क्वेश्चन 20 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस विल कॉज challenges to a student having attention deficit hyperactivity disorder। इसको क्या बोला जाता है, ADHD। इसको ADHD बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, हाइपर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। यानी जो मतलब ये ADHD सबसे पहले समझ लेते क्या होता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मतलब पढ़ने बैठेंगे तो आधा घंटा बैठेंगे पढ़ने, 1 घंटा बैठे पढ़े हुए, उसके बाद देह लगेंगे मरने, आई माई देह दुखाए लगल, आई फलना ढकना, बहुत सारी चीज़। तो इन लोगों में ये क्या होता है, ADHD होता है। मतलब ये ज़्यादा देर तक अपना कंसंट्रेशन होता है वो मतलब बना के नहीं रख पाते हैं। वो क्या करते हैं, आधा घंटा पढ़ेंगे उसके बाद देह लगेंगे मोड़ने, कहेंगे चलो पानी पी के आते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो इन लोगों में क्या है, ADHD जो ऑर्डर होता है, मतलब ये जो यथी होता है डिसऑर्डर होता है, इसमें वो पाया जाता है। ये लोग मतलब एक ही बार कह दिया जाए कि 5 घंटा बैठ के पढ़ लो तो उनके नानी मर जाएंगे, वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। तो जिनके में ADHD होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। तो जिनके में ADHD नहीं होता है वो क्या होता है, किसी को देखते होंगे 9 घंटा 10 घंटा बैठ के पढ़ते रह गया, उसके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उसके में ये नहीं पाया जाता है। तो जिसके में पाया जाता है वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक मतलब ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाता है, कोई कार्य नहीं कर पाता है। तो हमारा ऑप्शन डी में देखेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन डी पे आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है लेक्चरिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक, यानी बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। यानी ये होते हैं जो लंबा अवधि वाला जो व्याख्यान होता है, जो लंबा लेक्चर चलेगा उसमें वो सही से नहीं बैठ पाते हैं, पूरा देर तक कंसंट्रेशन नहीं लगा पाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, ADHD पाया जाता है। यानी बहुत बड़ा लेक्चर होगा तो छोड़ के बीच में से चले जाएंगे, लेक्चर गया अपना घर में, हमको लेक्चर से कुछ नहीं लेना देना है। जो लंबा होगा, छोटा के लिए आधा घंटे के लिए बैठ जाएंगे, आधा घंटे के लिए आराम से बैठ जाएंगे, आधा घंटे के लिए तो कोई बैठ जाता है, लेकिन जब बड़ा होगा 5 घंटा 6 घंटा तब जाके ये दिक्कत होता है ADHD वाले लोग को। जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है उसमें फिर दे दिया है अभिकथन और रीजन वाला, यानी कारण वाला, तर्क वाला। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। ये ऐसा क्वेश्चन अब बहुत बार पूछ रहा है और ये बहुत इजी होता है, इसको करना हमको लगता है कि सबसे इजी यही होता है। आइए देखते हैं कैसे कर। अ टीचर शुड इनकरेज ए स्टूडेंट टू कोलैबोरेट, डू ग्रुप वर्क एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कोऑपरेटिव लर्निंग। यानी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमने जब से क्या बोल रहा है, सीटेट का स्टार्ट किया है पढ़ाई, तब से हम क्या समझ रहे हैं कि सहयोगपूर्ण जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है ये बहुत अच्छा होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो ये टीचर के द्वारा इसको इनकरेज करना चाहिए, नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। ये हमारा ऑप्शन जो एसर्शन यानी अभिकथन, ये सही है। अब देखते हैं कि जो ये क्या हुआ, इसका तर्क जो दिया है क्यों दिया है। कह रहा है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि और विद्यार्थी को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी क्या है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब पढ़ाई होती है तो सब उसमें क्या होता है, बहुत सारे दूसरे समाज से बच्चे आते हैं, दूसरे धर्म जाति से बच्चे आते हैं। तो वो क्या होता है, एक सामाजिकरण प्रक्रिया है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, अधिगम सहयोग की बात कर रहे हैं। सहयोग में क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, समुदाय से लोग आएंगे, अलग अलग समाज से आएंगे। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिगम के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे अधिगम के बारे में ही बात किया है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। और अधिगम और समाज के बारे में यहाँ पे भी बात की है। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं।
अधिगम के लिए यहाँ पे भी बात की गई है ये जो, और सहयोगपूर्ण, यानी सहयोगपूर्ण किसमें होता है, समाज में ही होता है। जब एक दूसरे का हेल्प करते हैं तो वहीं क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है। और वही बात यहाँ पे कहा है कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान का सृजन करना चाहिए, यानी ये दोनों सही है। तो इसमें क्या है, ये दोनों सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, जो इसमें दिया है जो अरे एक मिनट यार, ये कहाँ से आ जा रहा है, जो हमारा यहाँ पे दिया है ना, जो इसमें जो दिया है इसी के बारे में, जो यहाँ पे ये दिया है, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो दिया है, इसका ये जो दिया है, इसमें जो चीज़ दिया है उसी का क्या कर रहा है, उसी में इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब क्या कर रहा है। पहले इसमें कहा क्या है कि इसमें कहा है कि सहयोग पूर्ण करने से अधिगम क्या होगा, अच्छा होगा, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद बताया है कि जो अधिगम होता है, जो पढ़ाई होता है, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी इसको जो ये जो बात कहा है उसको ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्यों सहयोग करना चाहिए। तो यही इसलिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ये दोनों ऑप्शन सही है और इसको जो ये एक्सप्लेन कर रहा है, यानी जो आर है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, जो ये है आर है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको मतलब इसके बारे को अब बता रहा है कि क्यों सहयोगपूर्ण अधिगम होना चाहिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन जब इसको आप समझेंगे तो ये बहुत ईजी होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ए है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग डज नॉट वैल्यू एक्टिव रोल ऑफ स्टूडेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्ट, यानी कह रहा है शिक्षण अधिगम में निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है। तो हमारा पहला है बिहेवियर कंडीशनिंग, यानी व्यवहारवाद अनुकूलन। जो दूसरा है वो क्या है, दूसरा है हमारा पीयर कोलैबोरेशन, यानी सहपाठी सहभागिता। ये तो करता है ये पीयर कोलैबोरेशन, पीयर लर्निंग हो गया, ये करता है। डिस्कवरिंग लर्निंग ये भी करता है। रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक शिक्षण मतलब क्या होता है, मतलब एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया, यानी जो हमारे सामने कोई है उससे हम कुछ पूछ लेंगे, वो हमसे कुछ पूछ लेगा, ये क्या होगा, पारस्परिक जो हमारा शिक्षण है। ये जो बिहेवियर कंडीशनिंग है, व्यवहारवाद अनुकूलन, यही नहीं होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं पूछा है, और नहीं का आंसर नहीं ही होगा। नहीं का आंसर क्या होगा, नहीं मतलब ये निगेटिव पूछा है और निगेटिव का निगेटिव ही आंसर होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ये सारे देखेंगे तो पीयर कोलैबोरेशन, डिस्कवरिंग लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, ये पॉजिटिव वर्ड है, और ये बिहेवियर कंडीशनिंग है, ये निगेटिव वर्ड है। ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए हमारा, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव हमसे पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, अगर जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो देख लीजिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। जो हमारा 23 क्वेश्चन है उसमें क्या है, स्टूडेंट्स लर्न्स बेटर एंड इफेक्टिवली बाई, यानी विद्यार्थियों किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। तो पहला हमारा है पैसिव, ये पैसिव नहीं होता, ये एक्टिव होता है, पहला ऑप्शन गलत। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये भी गलत है, यानी बच्चे को पुरस्कार और दंड, ये भी गलत। इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, बिल्कुल सही बात है, वो क्या करेगा, जिज्ञासा होगा और उसके बारे में खोज करेगा। यानी जब भी कोई भी जब लर्निंग, यानी बच्चा पढ़ना चाहे, कब क्यों पढ़ना चाहे, क्योंकि उसके अंदर एक जिज्ञासा है, उसको कुछ न्यू खोजना है, तब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी देखेंगे, रोट मेमोराइजेशन, यानी याद करना, कंठस्थीकरण करना, ये सब पुराना ज़माना का हो गया। पुराने ज़माने में ये प्लस बच्चे को दिया जाता था, और जो बच्चे होते थे क्या होता है, क्लास में निष्क्रिय बैठे रहेंगे, मास्टर साहब आएंगे, क्या करेंगे, लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसका क्या है, जब हमारा अधिगम कब प्रभावशाली होगा, यानी पढ़ाई कब प्रभावशाली होगा, जब हम जिज्ञासा के साथ करेंगे, यानी पढ़ने में हमारा मन लगना चाहिए। ये नहीं है कि क्या कहे कि पिटाने के डर से हम पढ़ेंगे, या कोई और मतलब रिवार्ड के मतलब हम पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थी हमको पुरस्कार मिलेगा, तो इसके लिए नहीं पढ़ना चाहिए। क्या करना, हमें जिज्ञासा, पढ़ने के लिए हमें क्या हमारे अंदर होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, और कुछ नया खोजने का मतलब जुनून होना चाहिए।
तो हमारा इसका क्या राइट ऑप्शन था, आंसर था इसका इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, जिज्ञासा और अन्वेषण था। जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एमॉन्ग स्टूडेंट, यानी निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। यानी जो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, बाधक यानी निगेटिव मतलब पूछा है, तो हमारा इसका निगेटिव का निगेटिव ही होगा। एनालॉजिकल थिंकिंग, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि कोई भी एक प्रॉब्लम है उसी के अनुसार उसके दो कोई और प्रॉब्लम दे दिया जाए, मतलब उसको सॉल्यूशन दे दिया जाए। जैसे उसको एक कोई मैथ है वो उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी के जो मैथ समझ में नहीं आ रहा उसी के आधार पे एक और मैथ दे दिया जाए, उसका केवल अंक चेंज किया जाए, तो उसके अनुसार से उससे क्या करेगा, उससे वहाँ से हिंट्स लेकर उसको सॉल्व कर लेगा। वही होता है एनालॉजिकल जो थिंकिंग होता है, अनुरूपक चिंतन होता है, वो ये होता है। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। फिक्शनल फिक्सडनेस यानी प्रक्रियात्मक स्थिरता। स्थिरता क्या होता है, हमेशा निगेटिव वर्ड होता है, यानी किसी चीज़ एक चीज़ पे आप स्थिर हो जा रहे हैं वो निगेटिव होता है, तो हमारा निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, हिंडर पूछा है, बाधक पूछा है, क्या पूछा है, बाधक पूछा है, ये निगेटिव पूछा है, मतलब तो हमारा निगेटिव का निगेटिव ही होगा। मतलब क्या है, वहाँ एक चीज़ पे आके फिक्स हो जा रहा है। वहीं जब बताए ना, जो लड़का है वो क्या, वो कह रहा है कि हमको दही चिवड़ा खाना है, उसको कहे ना पनीर दे दीजिए, कहे ना उसको ये चिकन दे दीजिए, चाहे बिरयानी दे दीजिए, वो कहेगा नहीं हमको दही चिवड़ा खाना है। यही होता है, एक जगह पर आके क्या होना, स्थिर हो जाना। तो ये हमारा मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। और जब निगेटिव हमसे पूछे तो निगेटिव ही आंसर देना है, जब पॉजिटिव पूछेगा तो हम लोग से पॉजिटिव देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये मल्टीपल वे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा होगा नहीं क्योंकि निगेटिव पूछा है। फोकस ऑन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यानी प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित हो रहे हैं, यानी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो क्या है, उसका प्रूफ होगा, कुछ रिलेवेंट होगा, यानी उसको हम साबित कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव वर्ड है। ये ACD ये क्या है, पॉजिटिव मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन बी है यही निगेटिव दिया है और हमसे निगेटिव पूछा ही है, तो निगेटिव का हमारा निगेटिव आंसर होगा। बात खत्म। 24 का हमारा क्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो 25 है कह रहा है विच इन व्हाट वेज शुड अल्टरनेटिव कंसेप्शन कैरिड बाय स्टूडेंट इज एड्रेस बाय अ टीचर, यानी कोई बच्चा है वो अल्टरनेटिव कर विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणा अध्यापकों के द्वारा किस प्रकार के संबोधित की जानी चाहिए। यानी जो बच्चा है उसके अंदर क्या है, एक गलत तरह से धारणा बना हुआ है। चलिए मान लेते हैं इसको, किसके, हम सूर्य ग्रहण पे हम इसको समझते हैं। कोई बच्चा है उसको मतलब बचपन में क्या सुना दिया गया है कि जो सूर्य ग्रहण होता है कोई राक्षस है आकर जो सूर्य को निगल लेता है, तो वो इसीलिए सूर्य ग्रहण होता है। तो जब बच्चा ये कंसेप्ट लेके स्कूल में आएगा तो टीचर को क्या करना चाहिए, वही पूछा है। यहाँ पे क्या किया है, वहीं पर बच्चा ऐसा अल्टरनेटिव कंसेप्शन लेके आ रहा है, कुछ मतलब जो समाज में उसको कहानी सुना दिया गया है वहीं वो उसको सच मान के वो मान रहा है। तो उस समय हम एज ए टीचर और जब आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे। तो आज देख लेते हैं पहले ये ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है अल्टरनेटिव कंसेप्शन शुड बी इग्नोर्ड विदाउट एनी डिस्कशन, मतलब इग्नोर कर देना चाहिए, जो वो बच्चा लेकर आए उसको इग्नोर कर देना चाहिए बिना कोई डिस्कशन, यानी वो उस पर चर्चा की है, बिल्कुल गलत बात है। वो अगर अल्टरनेटिव कंसेप्शन लेकर आया है तो उसको मतलब उससे पूछना चाहिए कि तुमको किसने बताया, कब बताया, तुम इसको सही समझते, मतलब उस पर डिस्कशन होना चाहिए एक अच्छा खासा। जो ऑप्शन बी है वो कह रहा है स्टूडेंट शुड नॉट अलाउ टू शेयर एनी अल्टरनेटिव कंसेप्शन, यानी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। काहे नहीं देना चाहिए भैया, बच्चा है वो बच्चे को भगवान मान लेना है, वो जो भी कहेगा वो चना अमृत है, बात खत्म। तो बच्चे ये भी हमारा निगेटिव है, तो ये भी हमारा गलत होगा, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। जो ऑप्शन सी है कह रहा है स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू शेयर देयर आइडिया, दिस शुड बी डिस्कस थ्रोली, यानी विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इस पर समग्रता से चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो बच्चा कोई भी अल्टरनेटिव कंसेप्शन ला रहा है, कुछ भी मतलब वो सुना हुआ है पहले से, उसके जो प्रीवियस नॉलेज है, जो मतलब उसके पहले का अनुभव है, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्लास में मतलब शेयर करना चाहिए,
करना चाहिए, उसको सजा करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके बाद उस पे चर्चा होगा कि नहीं, जो सूर्य ग्रहण होता है ये कोई राक्षस नहीं सूर्य को निगल लेता है, जबकि क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है, चंद्रमा मामा आ जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य भगवान है, वो क्या है, चंद्रमा मामा उनको ढक लेते हैं, इसीलिए हमको सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा है। जब बच्चा मतलब अपना बताएगा, उसके बाद से उसको करेक्ट किया जाएगा, जब बता देगा तभी तो करेक्ट करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि वो बताया नहीं है और उसको करेक्ट करेंगे। तो जब बताएगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, बच्चे का जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है, जो भी उसका मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको वो सही कर पाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी गलत क्यों होगा उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है स्टूडेंट शुड बी पनिश्ड फॉर कैरिंग अल्टरनेटिव कंसेप्शन, यानी विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। यानी कोई बच्चा है वो पहले से जो सुना है वो बोल दिया तो उसको दंड देंगे, बिल्कुल बकवास बात है। दंड कुछ नहीं देना है, बच्चे को दंड देना मना किया गया है। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कहा गया है कि आप बच्चे को आँख तक दिखा नहीं सकते हैं। मुर्गा मुर्गी बनाना तो बहुत दूर की बात है, बच्चे को आँख दिखाना भी एक जुर्म है। और जब आप दिखाते हैं और बच्चा कंप्लेन कर देता है तो आपको मतलब उस पर आप पे कार्रवाई होगी, आपको जेल भी हो सकती है। तो बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है, यानी उसको सज़ा नहीं देना है। जो भी उसके वैकल्पिक अवधारणा है उसके लिए उसको क्या करना है, उसको कहना है कि तुम बेटा जो जानते हो वो बताओ। उसके बाद मतलब उस क्या सही है, उसके बाद उस पर डिस्कस करके उसको सही चीज़ बताना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अभी न्यू है, जब 2-3 सेट हम कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले ही सेट में घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 सेट कर लेंगे, उसके बाद से आप देखेंगे तो आप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है वो क्या है। 26 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंटिक्स मोटिवेशन, यानी निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। यानी जो मतलब जो हम अधिगम यानी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाहरी कारक क्या हो सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। लर्निंग इज सेटिस्फाई क्यूरियसिटी, यानी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, यानी आपको क्या पढ़ने के लिए जिज्ञासा है तो ये बाहरी कारण है नहीं, ये अंदर का कारण होता है, जो आंतरिक कारण होता है। इसलिए जिज्ञासा होती है तो लोग पढ़ाई करते हैं, तो ये हमारा आंतरिक कारण हो गया। तो ये हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर बाहरी कारण पूछा है। क्या पूछा है, बाहरी कारण पूछा है, तो ये हमारा नहीं होगा। लर्निंग टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ को सम्मोहित करने के लिए अधिगम, ये भी क्या है, हमारा अंदर का कारण है, यानी आंतरिक कारण है। जो हम मतलब हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि उसको अच्छे से समझ पाए, तो ये क्या है, हमारा आंतरिक कारण है। जब आंतरिक कारण पूछेगा कि और ये लर्निंग का क्या आंतरिक कारण है, क्या उसका मोटिवेशन है, तो अभिप्रेरणा है, तो क्या ये सारे आंसर सही होंगे, ये दोनों सही होगा। जब आंतरिक कारण पूछेगा तो लर्निंग इज सेटिस्फाई क्यूरियसिटी, जिज्ञासा को संतुष्ट, यानी जिज्ञासा के लिए पढ़ना, किसी चीज़ को समझने के लिए पढ़ना, ये क्या है, आंतरिक कारण है। जो ऑप्शन सी है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है लर्निंग टू विन अ कैश प्राइज, यही हमारा बाहरी कारण है, यानी बाहरी कारक है। यानी हम की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बाहर से कैश प्राइज मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा बाहरी कारण है। अगर ये मतलब रिवार्ड के लिए कोई भी चीज़ किया जा रहा है, कोई भी चीज़ कैश के लिए किया जा रहा है, तो वो क्या है, हमारा बाहरी कारण होता है। जो ऑप्शन डी देखेंगे इसमें कह रहा है लर्निंग टू मास्टर स्किल, यानी किसी कौशल को निपुण प्राप्त करने के लिए अधिगम, यानी कोई भी मतलब आपके अंदर कोई भी कौशल स्किल है, उसमें क्या करना, मास्टरी यानी निपुण होना है, तो उसके लिए क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये इंटरनल हमारा मोटिवेशन होता है। तो जब आपको इंटरनल मोटिवेशन पूछेगा कि मतलब आंतरिक कारण क्या है, तो ये अरे यार 1 मिनट, क्या है, जब आंतरिक कारण पूछे तो ऑप्शन ए, बी और सी जो है ये राइट आंसर होगा। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे बाहरी कारक पूछा है। तो बाहरी कारक क्या है कि हमको मतलब पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो ये हमारा बाहरी कारक है। जो नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 27 में पूछा है कि यहाँ पर हिंदी में ही देख लेते हैं, इंग्लिश बहुत दूर तक चला जा रहा है।
कह रहा है श्यामा अपनी इस असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायित्व ठहराती है और योग्यता एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफल होने उस बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। यानी श्यामा क्या है, वो बार बार किसी क्लास में फेल हो जा रही है और उसको लग रहा है कि ये हमारे अंदर है, अब मतलब हमारे भाग्य में ही लिखा है कि हमको फेल होना है। तो जब वो बार बार असफल होगी तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब वो कैसा फील करेगी, तो उसके अंदर जिज्ञासा आएगा। भाई किसको, जो कौन है जो फेल करेगा, उसके अंदर जिज्ञासा आएगा। हाँ, वही होंगे जिनका कहा गया होगा कि फेल हो जाओगे तो तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, तो वही लोग जिज्ञासा उनके अंदर आएगी। तो ये जिज्ञासा नहीं होगा, एक ही क्लास में बार बार एक ही चीज़ में फेल हो रहे हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा नहीं आएगा। तो वो जिज्ञासा नहीं आएगा तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन है। अरे यार क्या हो रहा है तुमको। जो हमारा जिज्ञासा नहीं आएगा, जो जब बार बार फेल होंगे तो जिज्ञासा आएगा नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, ये रॉन्ग है। लर्नड हेल्पलेसनेस यानी असहायता का सीखा हुआ भाव, यही उसके अंदर आएगा। उसको लगेगा कि हम बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, मतलब हमारे अंदर हमको मतलब अंदर से वो नहीं होता है एकदम टूट जाना, वो हो जाएगा। गर्व तो होगा नहीं, आशा तो होगा नहीं, तो ये हमारे सारे रॉन्ग है। जब कोई भी बच्चा किसी क्लास में फेल होगा तो उसको ना गर्व होगा, ना आशा होगा, ना क्यूरियसिटी यानी जिज्ञासा होगा। उसको क्या होगा, अंदर से असहयोग की भावना उसको अंदर आएगी कि मैं अपने आप को ही मतलब हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा बी। तो कोई बच्चा है जो अपने बार बार फेल हो रहा है तो वो क्या होगा, असहायता महसूस करेगा। क्वेश्चन 28 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 28 में कह रहा है यू वांट टू योर स्टूडेंट टू रिमेंबर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पर्पज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अवॉइड। यानी आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। यानी आप टीचर है और अपने बच्चे को क्या है, कुछ याद कराना है, तो उसके लिए मतलब कौन सा ऐसा जो मेथड है, विधि है, उसको आप उससे बचना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ दिया गया है जिससे हमको बचना चाहिए। जो पहला है, कह रहा है यूजिंग देम पैसिवली रिसाइट द सेम मेनी टाइम्स, यानी उन्हें निष्क्रिय रूप से नहीं कराना है, क्या है, एक्टिव रूप यानी सक्रिय रूप से कराना है। तो इससे हमको बचना चाहिए। यही हमारा कह रहा है कि किससे बचना चाहिए, इसी से बचना चाहिए और यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या पूछा है, बचना चाहिए, युक्ति से बचना चाहिए। बचना क्या है, मतलब नहीं करना चाहिए, तो यही नहीं पूछा है, यानी हमारा क्या है, निगेटिव पूछा है। तो निगेटिव का आंसर क्या होता है, निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव होगा, तो पहला ही आंसर हमारा सही होगा। आइए अगला देख लेते हैं कि अगला क्यों नहीं होगा सही। जो ऑप्शन बी में है, कह रहा है मेकिंग कनेक्शन विद देयर प्रीवियस नॉलेज, यानी बच्चे को प्रीवियस नॉलेज से यदि मतलब कनेक्ट कर देंगे, जो पूर्व ज्ञान है, जो पहले से जो जानता है उससे कनेक्ट कर देंगे तो उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो उससे बचना क्यों है, इसको तो मतलब बच्चे को बताना है, तो हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। दूसरा, गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ प्रॉब्लम, यानी जो ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं को लागू करने के अवसर देंगे। ये भी हमारा क्या है, बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, तो ये भी हमारा अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। पी लिख देते हैं, ऐसा लग रहा है कि गलत लगा रहा है। ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। कर है प्रोवाइडिंग एग्जाम्पलर्स एंड नॉन एग्जाम्पलर्स फॉर द कंसेप्ट, यानी जो अवधारणा है उसके लिए उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल बात है, उसको एग्जाम्पल भी देंगे, नॉन एग्जाम्पल भी देंगे, उससे बच्चा समझ में समझेगा। तो हमको ये सारे चीज़ करना है, लेकिन इस पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बचना चाहिए, यानी किससे बचना चाहिए। तो ये पहला जो है, जो निष्क्रिय है, निष्क्रिय रूप से उसको बार बार दोहराने के लिए कहना, इससे हमको बचना चाहिए। तो हमको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पता होना चाहिए, क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को ही समझ लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, और जो पॉजिटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होगा, निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है वो क्या है,
29 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज पर्सनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम मतलब आप लोग हमेशा याद कीजिएगा, अधिगम क्या होता है, अधिगम होता है जो आप पढ़ाई करते हैं वो उसी को अधिगम कहा जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा ब्रॉड जाएंगे, थोड़ा लंबा जाएंगे तो डीप जाएंगे तो देखेंगे कि लर्निंग क्या होता है। लर्निंग वो होता है मतलब अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं उससे आपके अंदर चेंज आएगा, जो मतलब बदलाव आएगा वही अधिगम होता है। मतलब हमेशा के लिए जो बदलाव आ जाए वही होता है, क्या होता है, अधिगम होता है, लर्निंग होता है। तो व्यक्तिगत कारक के बारे में पूछा कि कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम यानी लर्निंग को प्रभावित करेगा। तो स्कूली माहौल यानी स्कूल क्लाइमेट, ये व्यक्तिगत नहीं होता है, ये व्यक्तिगत नहीं होता है, इसमें बहुत सब लोग आते हैं तो ये हमारा गलत हो गया। जो दूसरा हेरिडिटी बिल्कुल नहीं सही, राइट आंसर आनुवांशिकता है, यानी जो हमारा जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक होता है, जो आनुवांशिक होता है, जो हेरिडिटी होता है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं हमारे अंदर होता है, ये हमारा पर्सनल होता है। हेरिडिटी हमारा क्या होता है, पर्सनल होता है, इसमें पर्सनल फैक्टर होता है। और हमसे पूछा भी क्या है, पर्सनल फैक्टर पूछा है, तो ये हमारा यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी कल्चरल टूल्स, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी सांस्कृतिक संदर्भ, इसमें भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो ये पर्सनल नहीं होगा। टीचर पेडागोजी, अध्यापक का शिक्षण शास्त्र, ये भी पर्सनल नहीं होगा। टीचर का अपना पर्सनल होगा, आपका कागजी होगा। तो हमारा पर्सनल क्या होता है, हमारा आनुवांशिकता होता है, हेरिडिटी होता है, जो हमारे जो जीन्स होते हैं वही हमारा पर्सनल होते हैं। और हमारे यहाँ पर पर्सनल पूछा है तो पर्सनल का आंसर पर्सनल, बात खत्म। अरे यार तुम, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बाय, यानी अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो यानी जो अधिगम है उसको मतलब कौन ऐसा काम करेंगे जिससे वो नकारात्मक यानी गलत तरीके से प्रभावित होगा। एस्केप होल्डिंग प्रोवाइडेड बाय टीचर, अध्यापक द्वारा प्रदान पाठ, ये क्या होता है। पहले एक मिनट पहले समझ लेते हैं एस्केप फोल्डिंग क्या होता है। एस्केप फोल्डिंग वो होता है कि अगर जो आप कोई समस्या में पड़ गए हैं, मतलब आप चलिए मैथ बना रहे हैं, मैथ में थोड़ा सा फंस गए हैं कि आपको वो केवल ऐसा लग रहा है कि ये स्टेप हमको आ जाएगा तो हम स्मॉल मैथ को सॉल्व कर लेंगे। तो आपके घर में जो भी बड़े होंगे, जो टीचर होंगे या जो आपके मम्मी पापा होंगे, बड़े भाई बहन होंगे, वो थोड़ा सा आपको हेल्प कर देंगे कि इसको ऐसे करोगे, यहाँ पे ऐसे करोगी, तो वही होता है मतलब टेम्पोररी हेल्प, थोड़ा सा आपको हेल्प दिया जाए, वही होता है एस्केप फोल्डिंग होता है। तो ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। और हमसे क्या पूछा है, नेगेटिव यानी नकारात्मक पूछा है, तो ये हमको नकारात्मक का आंसर क्या होगा, नकारात्मक होगा। बहुत सही। जो ऑप्शन बी है उसमें कर रहा है फीलिंग हेल्पलेसनेस, यानी निराशा की भावना। बिल्कुल, ये निराशा माने निराशा की भावना क्या है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है और यही हमारा राइट आंसर होगा। कि जब क्या होगा, जो हमारी लर्निंग है वहाँ पे क्या होगा, अगर जब कोई बच्चा है अपने आप को मतलब असहायता कर पा रहा है, असहयोग महसूस कर रहा है, उसी मतलब लग रहा है कि उसके अंदर से हम कर नहीं पाएंगे, तो उसके क्या होगा, ऐसा अंदर से भावना आएगा कि वो निराशा का भावना आएगा। और निराशा क्या है, हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो इस नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, बात खत्म। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, कह रहा प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन स्कूल, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, यानी विद्यालय में जो प्रिंट होगा, जो बताए हैं ना बच्चे जो ABCD पढ़ाना है, तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसा क्या करना है दीवार पे बना देंगे, तो ये क्या होगा, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होगा, यानी मुद्रित समृद्ध जो वातावरण होगा, तो इससे क्या होगा, बच्चे जल्दी से सीख पाएंगे। ये पॉजिटिव है। जो डी है इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन एज पर स्टूडेंट नीड, यानी क्या है, विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन, यानी कोई बच्चा को किसी टॉपिक पर पर्सनल मतलब क्या उसको दिक्कत हो रहा है, तो उसको इंडिविजुअल जाकर व्यक्तिगत रूप से उसको समझाएंगे कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये भी क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। यानी हमारा नेगेटिव पूछा था और यही हमारा ऑप्शन जो बी है यही एक नेगेटिव है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो आज की हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं CDP का। जो अगला होगा उसमें हम क्या EVS का 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगले आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये 30 क्वेश्चन। इसको अगर हो सके तो 2 बार देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और एक बार भी देखेंगे तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को चीज़ें समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड वाला एक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और एक जो हमारा जो क्या है, जो CDP का जो पहला क्लास है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। जैसे जीन पियाजे का जो थ्योरी हो गया, वो कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट है, हार्वर्ड गार्डनर का जो इंटेलिजेंस है, ये सारे के बारे में उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। और एक बार ये सारी थ्योरी को एक एक करके ये थ्योरी भी आप लोग को करा देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको और जो कोई किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।